हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सबके सब एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी हम जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, यानी उसको सीरीज में, पैरेलल में या कैसे किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कब सीरीज होगा, कब पैरेलल होगा, या कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स आज आपकी खत्म हो जाने वाली है इस एक वीडियो में। इसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, हम एक एक करके सारी चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कि कैसे कॉम्बिनेशन उनका बनता है। तो अगर हम देखें तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो संयोजन होता है, वो दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? पहला सीरीज में और दूसरा पैरेलल में। कैसे कैसे होगा? सीरीज और पैरेलल, ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो इन दो तरीके से क्या हो सकता है, इसका कनेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। अब हम इनमें से पहले सीरीज का देखेंगे, उसके बाद में हम पैरेलल कनेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर सीरीज कनेक्शन के लिए कुछ हमने क्या किया, डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब देखो, उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे अभी सीरीज और पैरेलल की मैं बात कर रहा था, तो कब कोई चीज सीरीज में होगी और कब कोई चीज पैरेलल में होगी, हम ये देख लेते हैं। देखो, अगर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, वोल्टेज हो, कुछ भी हो, ठीक, अगर वो क्या हो, जैसे ये मान लो हमारा रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस का जो इंडिंग होगा, ठीक है, अगर वो दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग से, यानी इसका अंतिम और इसका शुरू का, अगर दोनों एक साथ जुड़ रहा है, तो उसको कहेंगे कि क्या है, सीरीज में है। क्या कहा? अगर किसी भी एक का इंडिंग दूसरे के स्टार्टिंग से जुड़ रहा है, तो उसको कहेंगे कि वो सीरीज में है। लेकिन अगर कोई भी हो, ठीक है, यानी इसके स्टार्टिंग से इसका स्टार्टिंग और इसी के ही इंडिंग से इसका भी इंडिंग हो रहा हो, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा कि अगर किसी भी दो रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा, तो वो किस में होंगे, पैरेलल में। और एक की अगर एंडिंग दूसरे के स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो रेजिस्टेंस लगा है वो हमारा सीरीज में है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, बाकी तो सारी चीजें भी इजी है, आप समझ जाएंगे। तो देखो, यहां पर हमने क्या किया है, एक डायग्राम बना रखा है, जिसमें हमने क्या किया है, इसके स्टार्टिंग और इसका एंडिंग, इसका ये स्टार्टिंग और एंडिंग, तो एक के एंडिंग के साथ दूसरे की स्टार्टिंग को कनेक्ट कर रखा है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमने तीन रेजिस्टेंस को लिया है, बैटरी से इसको क्या किया है, पूरी परिपथ को कनेक्ट कर दिया है। अब देखो, जब यहाँ से बैटरी हमारी जो भी वोल्ट की है, वहां से जब क्या होगी, करंट निकलेगी, कहाँ जाएगी, पहले रेजिस्टेंस में, फिर दूसरे रेजिस्टेंस में, फिर तीसरे रेजिस्टेंस में, फिर ऐसे होते हुए क्या होगी, बैटरी में वापस आ जाएगी। लेकिन इसके यहाँ से निकलने और यहाँ से पहुंचने के बीच में कुछ और भी प्रोसेस होंगे। अब उस चीज को हम समझते हैं। तो देखो, जैसे अगर जब पहले ही रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस R1 में जब करंट पहुंचेगी, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वोल्टेज ड्रॉप क्या मतलब क्या है, जैसे देखो, अगर क्या हो, जब खेत की सिंचाई हो रही होती है, ठीक है, अगर खेत की सिंचाई हो रही है और अगर पानी फ्लो कर रहा है, तो पहले खेत में जब पानी आएगा तो उसमें पहले लगेगा, और जब इसी खेत से होके दूसरे खेत में जाना है, तो पानी क्या होगा, पहले खेत में कुछ ना कुछ रह जाएगा ना, तो फिर दूसरे खेत में जाएगा, और फिर दूसरे खेत से तीसरे खेत में जाएगा, तो दूसरे खेत में और पहले खेत में क्या होता है, कुछ ना कुछ पानी रह जाता है, तब ना तीसरे खेत में जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, जब करंट यहाँ पर आएगी, तो क्या होगा, जो वोल्टेज यहाँ से आ रहा है, यानी जो पानी यानी वोल्टेज आ रहा है, तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पे उसी चीज को हमने V1 से, यहाँ पर V2 से और यहाँ पर V3 से डिनोट किया है, ठीक है। अब देखो, अब जो ये V1 है, ठीक है, यानी A और B के बीच में जो पहला वोल्टेज ड्रॉप है, यानी पहले खेत में जो पानी रुक गया है, ठीक है, यानी पहले रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो कितना होगा, पहले हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखेंगे, तो यानी जो V1 है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो हमको पता है कि जो वोल्टेज होता है वो रेजिस्टेंस और करंट के गुणनफल के बराबर होता है, यानी V इक्वल टू IR होता है ना। तो यहां से हम वो चीज कर लेंगे, तो V इक्वल टू I हो गया, और पहले रेजिस्टेंस में है तो क्या लिखेंगे, R1,
ठीक है, V इक्वल टू V1 जो होगा वो I R1 बन जाएगा। ऐसे ही सिमिलर जो V2 होगा वो क्या बन जाएगा, I R2, और जो V3 होगा वो क्या बन जाएगा, I R3 बन जाएगा। इतने में कोई दिक्कत? आई होप कि ये चीजें समझोगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे, तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या यहाँ से क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। अब तो ये हो गया हमारा वोल्टेज। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जितना खेत में पानी गया है वो सब कहाँ से होगा, तो जितना यहाँ से निकला है वो सबको, इन सबको जोड़ लोगे तो यही इतने के ही बराबर तो आएगा ना। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि जो वोल्टेज हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है, कैसी, जो यहाँ पर हमारा वोल्टेज आया हुआ है, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये पूरा बराबर हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, जैसे V3 V2 V1, तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, जो हमने वोल्टेज लगाया हुआ है उसी के सम के बराबर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो जो हमारा V1 है वो कुछ और नहीं IR1, V2 कुछ और नहीं IR2, और V3 क्या है, IR3 है। तो इसकी वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं। चलो मान लिया हमने कि ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट में इन सारी वैल्यूज को हम रखेंगे। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है, IR1, ठीक है, प्लस V2 की IR2 प्लस V3 की IR3, ठीक है, ये हमने सारी वैल्यू रख दी। अब अगर आप देखोगे तो I इसमें भी है, I इसमें भी है और I इसमें भी है। हम क्या करेंगे, यहाँ से I को कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, I को कॉमन किया और रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा बच जाएगा। अब आपको पता है, अभी ऊपर भी हमने देखा कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, क्या होता है V इक्वल टू, ध्यान सुनिएगा, V इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। तो अब यही वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पुट करेंगे, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे रखा है, I ब्रैकेट में R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ठीक है, ये हमारा दे रखा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, I यहाँ पर भी है और I यहाँ पर भी है, तो जब दोनों साइड I है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब बच क्या गया हमारे पास, R इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यही क्या होगा हमारा, निकल गया। अब ये क्या है, तो देखो अब यहां से ये कह रहा है, समझ आया कि किसी भी सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जितने भी लगे होंगे तो उन सारे रेजिस्टेंस का सम ही क्या होगा, तुल्य रेजिस्टेंस यानी पूरे रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए इस श्रेणी क्रम में कैसे कनेक्शन किया जाता है और कैसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं वो चीज आपको समझ आया होगा। अब इसी के बेसिस पे हम पहले क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको ये चीज क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 5 ओम का, और ये है हमारा 2 ओम, और ये है मान लो हमारा 3 ओम का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 अलग अलग रेजिस्टेंस जो हमारे सीरीज में अटैच है उनको हमने लगा रखा है और 2 वोल्ट की बैटरी सप्लाई कर रखी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ कि इस पूरे परिपथ में जो इसका कंप्लीट रेजिस्टेंस होगा, पूरा रेजिस्टेंस आएगा, तुल्य रेजिस्टेंस, वो क्या होगा। तो यहाँ से हमें पता है कि किसी भी सीरीज में जो तुल्य रेजिस्टेंस आता है, यानी R की जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, ठीक है, उनको जब हम ऐड कर लेते हैं तो वही क्या बन जाता है, हमारा तुल्य रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करें, अगर हमको कंप्लीट R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, किसकी वैल्यू, R की, तो क्या हो जाएगा, जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए सबका सम कर लो, तो 5 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 7 3 10 ओम, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ओम, ठीक है। तो यानी सीरीज हमें यही करना है कि अगर सीरीज में है तो क्या करना है, जितने भी रेजिस्टेंस दिए होंगे सबको क्या कर लेना, प्लस कर लेना, तो हमारा सीरीज का क्या होगा, निकल कर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। अब हम देखते हैं पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो अब बात करते हैं हम अपने समांतर क्रम के बारे में। तो अब तक हमने सीरीज के बारे में देखा था, अब हम पैरेलल के बारे में देखेंगे। तो पैरेलल में हमने क्या बताया था कि जब भी अगर किन्हीं भी 2 एलिमेंट क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, इसका मतलब वो क्या होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो इमेज से आप देख सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग ये जितने भी लगे सबकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। तो जब भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा पैरेलल में बन जाता है।
अब देखो पैरेलल में क्या होता है और सीरीज में क्या होगा वो हम देख चुके हैं। तो पैरेलल में अगर हम देखें तो दो टर्मिनल के बीच यानी दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, पैरेलल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होता है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, भी। तो सिमिलर यहाँ पर भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, भी ही होगा। यानी जितने वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है उतना ही विभवांतर यहाँ ए बी टर्मिनल पर भी होगा और इसके प्लस और माइनस टर्मिनल पर भी होगा। ठीक है, ये चीज समझ आया। यानी हम कह सकते हैं कि सीरीज में जो धारा होती है वो समान होती है और पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। ठीक है, अब यहां से देखो, जब यहां से हमारी धारा आएगी तो यहाँ पर अब आने के बाद उसको क्या मिलेंगे, तीन रास्ते मिलेंगे जाने के लिए। जैसे अगर पानी यहाँ से बह के आया, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, अलग अलग पाइपों में अटैच कर दिया, तो क्या होगा, कुछ पानी इस पाइप में, कुछ पानी इस पाइप में, कुछ पानी इस पाइप में आएगा। और बाद में ले जाके हमने फिर से क्या किया, उन अलग अलग पाइपों को एक पाइप में अटैच कर दिया, तो क्या होगा, सारा का सारा जो पानी आ रहा है वो इससे होके आएगा, लेकिन यहाँ पे आके फिर क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो अब समझने वाली बात ये है कि जब तीन अलग अलग पाइपों में जाएगा तो क्या होगा, कुछ पानी इसमें बटेगा, कुछ इसमें बटेगा, कुछ इसमें बटेगा। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पर भी करंट के साथ भी वैसा ही होता है। करंट यहाँ तक तो आता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, थोड़ा 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 सब में बट जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ से कि कैसे हम निकालेंगे कि किसी भी पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस जैसे R1, R2, R3 ये तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर लगे हुए तो हम टोटल कितना ये रेजिस्टेंस बनेगा ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके हम समझना शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो हमारा टोटल करंट I1, I2, I3 है वो किसके बराबर होगा, I के, क्योंकि I ही तो जाके यहाँ पे क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा I होगा वो किसके बराबर होगा, I1, ठीक है, प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ठीक, अब देखो ओम के नियम में हमने एक चीज पढ़ा था कि जो I होता है करंट वो क्या होता है, V अपॉन R के इक्वल होता है। तो जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, वो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। सिमिलर अगर यहां से हम I1 निकालना चाहें तो क्या मिल जाएगा, V तो अभी हमने क्या बताया इसमें सेम रहेगा, लेकिन R यहाँ पे क्या है, R1 है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V हो जाएगा और अपॉन में R1 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, V अपॉन R2 आ जाएगा। और ऐसे ही सिमिलर जब I3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, V अपॉन R3। तो ऊपर जो इक्वेशन अगर हमने इसको 1 मान लिया है तो अब सारी वैल्यू को हम किसमें रखेंगे, इक्वेशन 1 में हम इसको पुट करते हैं। तो जैसे ही हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3 आ गया। अब अगर यहाँ पर देखो तो देखो तीनों में क्या है, V कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V को हमने कॉमन कर लिया। जैसे ही कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, इतना ही तो बचेगा जब हम यहाँ से V कॉमन कर लेंगे। अब आपको पता है कि जो I होता है वो किसके बराबर होता है, V अपॉन R के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, I इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, I दे रखा है, तो I को हम क्या करेंगे, V अपॉन R से रिप्लेस कर देंगे। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R। और यहाँ पर इसकी जगह पे हमको क्या मिला है, मिला है V और ब्रैकेट में क्या मिला है, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, इतनी चीजें हमको मिल गई है। अब देखो V यहाँ पर भी है और V यहाँ पर भी है, तो V से V क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फाइनल। तो अब जब भी अगर हमें किसी भी पैरेलल कनेक्शन में अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वही जब हम सीरीज की बात कर रहे थे तो क्या होता था, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN, जितने भी लगे हो नो मैटर, सबको क्या करेंगे, सीरीज में कर लेंगे और यहाँ पर मतलब सीधे ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर भी जितने लगे रहेंगे 1 अपॉन में करते हुए ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा पैरेलल का। अब चलते हैं पैरेलल के कुछ कनेक्शन
कनेक्शन पे न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, जिससे क्या ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर हो। सो अभी यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिसमें क्या है कि हमारे कुछ रेजिस्टेंस क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है। अभी हमें यहाँ ये नहीं मतलब है कि करंट की वैल्यू क्या है क्या नहीं, हमें इससे नहीं मतलब है, हमें केवल रेजिस्टेंस ही निकालना है। तो हम अभी सारा फोकस किस पे करेंगे, रेजिस्टेंस पर ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था, इससे पहले जब अभी मैं फॉर्मूला दिखाया था किस पे, समांतर क्रम में, तो क्या होता है 1/Rn, ठीक है, जितना भी होगा इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 प्लस डॉट डॉट जितना भी हो 1 में Rn। तो ऐसे ही ये चलता है। अब इसी का ही यूज करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे जो पैरेलल में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वहां से हम टोटल रेजिस्टेंस को निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे लिख लेगा, तो 1 में R इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 1 में 8 प्लस दूसरे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, उसकी भी 8 ओम है, प्लस R3 की कितनी है 1 में ये हो जाएगा 4, कितनी दे रखी है 4। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पे ये क्या बन गया है, ये बन गया है हमारा भिन्न के फॉर्म में बन गया ना। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 8 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेने पे हमें मिल जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ये मिलेगा हमें 8, ये कितना होगा 1/R जो एक इधर चलता रहेगा। तो अब ये मिल गया हमको 8, अब 8 से 8 में भाग देंगे कितना आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 1 ही मिल जाएगा। सिमिलर यहाँ पर भी कितना मिलेगा 1 प्लस 4 दूनी 8 और 2 1 2, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब 2 1 3 1 4 कितना मिल गया 4/8, ठीक है, कितना आया 4/8। अब इसको कट करेंगे कितना होगा 4 1 4 4 2 8 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/2। अब देखो हमें 1/R की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए R की। तो हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना आएगा R इक्वल टू 2 ओम, कितना आ गया 2 ओम, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल देखा। इसके अलावा अब हम देखते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारा सीरीज और पैरेलल एक साथ दिया हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है कि जो दो पॉइंट है ए और बी, कौन कौन से ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हमने आपको बताया कि कैसे हम पहचानते हैं कि कैसे को कि वो जो कनेक्शन हो रखा है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। तो देखोगे तो यहाँ का एक का एंडिंग दूसरे की स्टार्टिंग से कनेक्टेड है, ऐसे ही तीनों में हो रखा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीरीज में, लेकिन जो यहाँ पर आएगा और ऊपर जो दे रखा है वो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जब भी ऐसा होगा, ठीक है, तो हम क्या करें पहले सीरीज वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको पता है कि सीरीज में दिया गया होता है, सीरीज में हम क्या करते हैं जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए हैं हम सबको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, और जब सबको आप ऐड कर लेते हो तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है किसका, सीरीज का। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस दिया गया है कौन कौन सा दिया गया है 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 + 2 3 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। तो जो नीचे जो हमारा रेजिस्टेंस आया है वो कितना हो जाएगा 6 ओम। अब अगर इसका हमें फिगर ड्रॉ करना है तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा, जहां पे ये हमारा पॉइंट है ए और ये हमारा पॉइंट है बी। ऊपर कितना दे रखा है 3 ओम और नीचे कितना आ गया 6 ओम। अब देखो ऊपर का यहाँ पे जो हमारा सीरीज का था वो तो सॉल्व हो गया। अब हमें सॉल्व करना है पैरेलल में जो दो लगे हैं इनको कैसे करेंगे। तो पैरेलल के लिए क्या होता है 1/R इक्वल टू जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए तो 1/R में करके हम उनको क्या करते हैं जब उनका सम कर लेंगे जोड़ लेंगे तब हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये R1 यहाँ पे ये R2 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम लिखना चाहेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/R इक्वल टू R1 पे क्या ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस क्या आ जाएगा 1/6। अब फिर से यहाँ पे क्या करेंगे इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 3 2 6 और 2 1 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3/6, जो कि कितना होगा 3 1 3 और 3 2 6। तो 1/R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/R इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर भी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा
R इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, तो फाइनल अगर इसको ड्रॉ करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, मान लो ये ऐसे कुछ, ये हमारा पॉइंट A और ये हमारा पॉइंट B, तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, यानी इतने जो रेजिस्टेंस थे इनको सबको सॉल्व करके हमने कितना कर लिया, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम। आई होप कि सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम पावर और एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखने वाले हैं वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो जब भी किसी भी इक्विपमेंट में या किसी भी तार में क्या होता है कि वैद्युत धारा फ्लो करती है। ठीक है, तो जब भी अगर वैद्युत धारा फ्लो करती है तो उससे कुछ चीजें होती हैं जो इफेक्ट पड़ता है तार पर, और उससे जो हीट जनरेट होती है वो कैसे होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो देखो, जब भी अगर कोई भी एक वायर होता है, ठीक है, मान लो ये क्या है, कोई भी एक वायर है, और इससे जब भी क्या होगी करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया हुआ था या पिछले लेक्चर्स में हमने देखा हुआ था कि जब भी करंट फ्लो होती है तो क्या होगा, जिस भी मटेरियल का, जिस भी पदार्थ का तार बना होगा तो उसकी प्रतिरोधकता के कारण क्या होगा, ये करंट के फ्लो का अपोज करेगा, इन्हें रोकेगा उसको। तो जब रोकेगा तो वो क्या होगा, इस तार में क्या होगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा, वो क्या होगा, हीट होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे हीट बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी तार का जो प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध है अगर बहुत ज्यादा है तो करंट के फ्लो होने से वहां पर क्या होगी, हीट भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ चीजें उसके एग्जांपल्स में लिखे गए हैं, जैसे बल्ब हो गया। ठीक है, तो बल्ब में क्या होता है, बल्ब में आप जो अभी एलईडीज आ रही है इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले बल्ब आती थी जो फिलामेंट वाली, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे करके, ठीक है, कुछ ऐसे ही उनका क्या होता है स्ट्रक्चर होता था। ठीक है, इसमें क्या होते थे, इसमें लगे होते थे टंगस्टन के तार। ठीक है, ये किसके होते थे, टंगस्टन के लगे होते थे, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती थी बहुत ज्यादा हाई होती थी, जिसकी वजह से होता क्या था कि जब भी करंट का फ्लो होता था, ठीक है, तो देखो हमने दो चीजें बताई थी कि जब भी अगर लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब मैं आपको प्रतिरोधकता के बारे में, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा रहा था तो हमने ये बताया हुआ था कि जब भी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरी चीज अगर क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बताया था, क्या चीज, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर एरिया हमारा कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसी चीज का ही यूज करके क्या किया जाता है, हम वैद्युत धारा का इस मूल प्रभाव का क्या करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, कभी कभी उसका लॉस भी हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे जब क्या होगी, करंट फ्लो होके आएगी तो क्या होता है, बहुत सारे छल्ले 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 बने होते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, ये तार क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पतले होते हैं, नहीं इनका एरिया भी क्या होता है, बहुत कम होता है, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ देख लो, पहले तो लंबाई की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है कि जो एरिया है उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और तो और जो जिस मटेरियल का ये बना है उसकी भी अपनी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है। इससे क्या होता है कि जो भी वायर है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इससे होगा क्या, जब ये क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो धीरे 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 हीट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हीट इस हद तक बढ़ जाती है कि जिस भी तार में जो करंट फ्लो हो रही है वो पूरा का पूरा रेड हॉट हो जाती है, एकदम लाल लाल हो जाता है। इसी के चलते क्या होता है कि जो बल्ब से रोशनी आती है वो कैसी होती है, जब करंट के फ्लो की वजह से वो इतना ज्यादा हीट हो जाता है, इतना ज्यादा लाल हो जाता है कि उससे क्या होती है, रोशनी निकलने लग जाती है। सिमिलर ऐसे ही आपके हीटर में भी देखा होगा, तो हीटर में क्या होता है, बहुत बड़े ऐसे छल्ले छल्ले वाले क्या होते हैं, बहुत बड़े ऐसे तार होते हैं, बहुत लंबा तार होता है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, ऐसे ही सेम इफेक्ट पे काम करता है। जब करंट फ्लो होगी तो लेंथ ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ओवरऑल बढ़ रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ते ही जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें भी ऐसे ही सेम होता है, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ रहा है तो करंट आएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा का पूरा तार का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब तार का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे होगा क्या, वो पूरा जो तार है वो पूरा लाल हो जाएगा। अब देखो इससे दो चीजें हो सकती है। तो कभी कभी आप देखते हो कि जब लाइट बहुत तेजी से आता है तो ये जो तार होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, पिघल जाता है, ऐसा ही तो कुछ होता है। तो ये कब होता है, जब करंट क्या वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि ये पिघल कर टूट जाता है।
ठीक है, ये क्या होता है, पिघल कर टूट जाता है। सिमिलर ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, जो हम घर प्रेस यूज करते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, इस्त्री। क्या कहा जाता है, इस्त्री कहा जाता है। उसमें भी क्या होता है, ऐसे ही होते हैं, नीचे क्या होता है, प्लेट्स लगी हुई होती है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होती है, हीटिंग के लिए प्लेट लगाई जाती है। तो उससे जब आएगा तो वो प्लेट क्या होती है, पूरी पूरी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद क्या होता है, उससे हम कपड़े आराम से प्रेस कर सकते हैं। जैसे ये क्या होता है ना, करंट आने के बाद क्या हो रही है कि पूरी की पूरी रेड हॉट हो रही है, ऐसे ही वो भी गर्म होता है, और उससे क्या होगा, हम अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं। सिमिलर ऐसे एक एग्जांपल दिया गया फ्यूज का, ठीक है। तो फ्यूज भी क्या होता है, बहुत ही पतला वायर होता है, और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका यूज हम करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए, प्रोटेक्शन के, सुरक्षा के लिए करते हैं। जैसे हमारे घरों में जहाँ पे हमारा मेन स्विच बोर्ड होता है, वहां पर आप लोगों ने कई सारे क्या होते हैं, फ्यूजेस लगाए गए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब अगर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा होती है और उससे अगर कुछ नुकसान होने वाला होता है हमारे घर के सर्किट यानी परिपथ में, तो क्या होता है, जो हमने फ्यूज लगाया हुआ है, ठीक है, जो हमने फ्यूज लगाया हुआ है, तो उसका जो वायर होगा वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघल के जैसे ही टूटा तैसे जो पूरे सर्किट में, ठीक है, यानी हमारे पूरे घर में जो बिजली जाने वाली थी अब नहीं जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा पूरा सब कुछ बर्बाद होने से बच जाएगा। तो ये था, हमने देखा कि वैद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव होता है वो किस काम आता है, कैसे ये वर्क करता है। सो आई होप कि इस लेक्चर में जो जो चीजें हमने सीखी, जैसे सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और इसका हीटिंग इफेक्ट कैसे काम करता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। रही बात पावर और एनर्जी की, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ, जाते जाते एक और चीज, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये फ्री है, कर दो, क्योंकि यहाँ पे लाइक करने से और चैनल सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं और भी अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।